जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता था कि 8 बजे लाइव आने का सेशन था, लेकिन किसी कारणवश यानी टेक्निकल इशू के कारण लाइव नहीं हो पाए थे। लेकिन कोई नहीं, वही वीडियो आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपको मिल जाएगा। और ये आज हम करने वाले थे इंपॉर्टेंट संविधान के क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में सीधे देखने को मिलते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे और आप भी बताना कि प्रश्न का लेवल क्या है दोस्तों, और इसी प्रकार से कंटिन्यू किया जाए या फिर इसमें और कुछ संशोधन किया जाए। तो एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों जो सीधे हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं संविधान के। और ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों जीएस बाई विष्णु सर, वहां से ये पीडीएफ भी आप कलेक्ट कर सकते हो और याद कर सकते हो क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सचिव कौन थे? जब संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था, तो पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो याद रखेंगे एचवीआर आयंगर थे। एचवीआर आयंगर थे। अगर कभी ये पूछे कि वीएन राव का क्या संबंध है संविधान में, तो संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो याद रखेंगे बीएन राव हैं। सलाहकार बीएन राव हैं। बीएन राव बेनुगल नरसिम्हा राव इनका फुल फॉर्म है। अगर कभी ये पूछा जाए भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है, याद रखेंगे। और संविधान का पिता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न आता है कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा कहा था किसको? आर्टिकल 32 को। क्योंकि आर्टिकल 32 में आप जब भी आपका मौलिक अधिकार का शोषण या हनन होता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट भी आप जा सकते हो आर्टिकल 226 के तहत। सीधे रिट दायर कर सकते हो जब भी आपका कोई भी मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से 35 तक है, उनमें से अगर कोई भी अधिकार हमारा हनन या शोषण हो रहा है, तो हम सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल देता है? तो याद रखेंगे आर्टिकल 32 देता है, जिसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा का। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? याद रखेंगे प्रारूप समिति के प्रश्न आता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे, याद रखेंगे। और एक प्रश्न और आता है दोस्तों कि बताइएगा कि भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? कुल कितने सदस्य थे? अगर प्रश्न आएगा तो याद रखेंगे टोटल 7 थे। हम आगे देखेंगे। इनमें से एक अध्यक्ष था, याद रखेंगे, और 6 अन्य सदस्य थे। 6 अन्य सदस्य थे, याद रखेंगे। अगर एक प्रश्न आएगा कि प्रेम बिहारी नारायण किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो याद रखेंगे जो कैलीग्राफी थी, पहली हस्तलिखित संविधान की कैलीग्राफी जो पहली बार लिखी गई थी इंग्लिश भाषा में, वो सबसे पहले किसने लिखी थी? तो प्रेम बिहारी नारायण ने लिखी थी कैलीग्राफी, याद रखेंगे। और इस पे सजावट भी की थी, इस पे सजावट भी की गई थी। जो किसने की थी? याद रखेंगे 2 लोग थे। एक तो नाम था नंदलाल बोस ने जो पृष्ठ था, संविधान जब लिखा गया था तो उसका पृष्ठ पर जो सजावट की गई थी तो वो किसने की थी? तो कौन थे? नंदलाल बोस ने की थी। और मनोहर सिन्हा ने की थी, याद रखेंगे। मनोहर सिन्हा ने की थी, याद रखेंगे। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो इतने प्रश्न हमको यहाँ से याद होने चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 से। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिखा हुआ है। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीएस बाई विष्णु सर। दूसरा प्रश्न है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं है? यानी ये कह रहा है जो कैबिनेट मिशन 1946 आया था वो उसमें 3 सदस्यीय था, तो 3 सदस्यों में से कौन सा नहीं था वो पूछा गया है। तो एक नंबर ए है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, बिल्कुल था, ये सचिव था, याद रखेंगे। ये सचिव था, राज्य का सचिव था, याद रखेंगे। और डी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये व्यक्ति नहीं थे। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, याद रखेंगे। व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, ये याद रखेंगे। ये कौन थे? व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। और ये सर स्टेफोर्ड कौन थे? तो याद रखेंगे नौसेना मंत्री थे, ये नौसेना मंत्री थे, याद रखेंगे। प्रश्न आएगा तो आप बता दोगे कि जो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य आए थे उनमें से कौन सा सचिव था और कौन सा नौसेना सदस्य था या नौसेना मंत्री था, याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? अगर आपसे एग्जाम में आएगा
कि कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो था संविधान का निर्माण करना। क्या था उद्देश्य? संविधान का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य था, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे। और ये कब कौन लेके आया था, प्रश्न आएगा कभी, तो क्लीमेंट इटली के द्वारा, क्लीमेंट इटली के द्वारा इसको लाया गया था। और क्लीमेंट इटली कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ये आपको याद रखना है। तो कैबिनेट मिशन से ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। मैंने आपको बताया था जब भारत सरकार अधिनियम 1935 कर रहे थे, तो मैंने कहा था, ट्रिक के माध्यम से मैंने उसको बताया था, और सबसे पहला यही था कि अखिल भारतीय महासंघ, अखिल भारतीय महासंघ का मतलब है अखिल भारतीय सेवाएं, याद रखेंगे आर्टिकल 312 में राज्य और संघ, संघ और राज्यों के बीच में जो सेवाएं दी जाती हैं, जैसे आपका आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ठीक है। और राज्य में जैसे यूपी पीएससी और जो भी स्टेट पीएससी एग्जाम होते हैं, वो सभी आर्टिकल 312 के अंतर्गत आते हैं। और ये कहा जाता है जितनी भी सेवाएं राज्य और संघ के बीच में कराई जाती हैं, वो यूपीएससी कराता है। जो भी भर्ती कराएगा राज्य और संघ में, वो यूपीएससी कराता है। ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। अगस्त प्रस्ताव क्या था? हमने पिछली क्लास में इसको बहुत डिटेल से जाना था दोस्तों। 1919 में याद रखेंगे द्वैध शासन, द्वैध शासन की स्थापना हुई थी, द्वैध शासन शुरू किया गया था। याद रखेंगे द्वैध शासन सबसे पहले लागू किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव, जिसे चालाक लोमड़ी के नाम से जानते हैं, रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहले इसको 1765 ईस्वी में बंगाल में लगाया था। कहां लगाया था? बंगाल में लगाया था, याद रखेंगे। और 1772 में वारेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त किया था। फिर वारेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त किया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वारेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त किया था, याद रखेंगे। और उसके बाद दोबारा से कब लगाया गया था द्वैध शासन? तो 1919 में लगाया गया था, याद रखेंगे। अगर कभी ये आएगा कि इनका जनक कौन है द्वैध शासन का, तो याद रखेंगे लियोनस, लियोनस कार्टिस या कार्टियस हैं, कार्टियस इनके जनक हैं। और इसकी कौन सी पुस्तक में बताया गया है द्वैध शासन को विस्तार से? वो है डायरकी। डायरकी में बताया गया है द्वैध शासन के बारे में। और कैबिनेट मिशन के बारे में मैंने आपको अभी बताया था। तो इससे इतने फैक्ट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, अगर बात करें प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे ये हुआ था दिल्ली में, दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था, याद रखेंगे। अगर पूछा जाएगा दूसरा कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, तो 2 दिन के बाद हुआ है, 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को हुआ है। और इसमें स्थायी अध्यक्ष को चुना गया था। स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? आप लोगों को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था स्थायी अध्यक्ष। अगर कभी ये पूछे अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था, तो पहला जो संविधान सभा का बैठक हुआ था, उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वो कौन थे? तो याद रखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, याद रखेंगे अस्थायी अध्यक्ष। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि किस बैठक को मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था? जो मुस्लिम लीग था ना, उसने बहिष्कार किया था पहली बैठक को, बहिष्कार, ठीक है, याद रखेंगे। क्यों किया था? क्योंकि इसको पाकिस्तान चाहिए था, जिन्ना को पाकिस्तान चाहिएगा। बार बार इसकी मांग संविधान की बैठक में मांगी जा रही थी कि हमको अलग से एक प्रांत दीजिएगा, या अलग से हमें संविधान, या अलग से हमें राष्ट्र की प्रावधान दीजिएगा। तो यही मुस्लिम बहिष्कार इन्होंने किया था। और एक प्रश्न और आता है कि पहली बैठक में हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया था, हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया था। ये प्रश्न आता है कि कौन सी रियासत ने पहली बैठक में भाग नहीं लिया था, ये आपको याद रखना है। और भी प्रश्न आता है, अगर कभी ये पूछा जाएगा कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो याद रखेंगे कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था, ये आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि तीसरा कब हुआ था, तीसरा बैठक कब हुआ था संविधान सभा का, तो ये भी डेट याद रखनी है, 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसी में जेएल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। जेएल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था।
और इसकी स्वीकृति कब की गई थी, ये भी आपका प्रश्न पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था। तो याद रखेंगे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, और ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। वही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान में प्रस्तावना के रूप में हमको देखने को मिलता है, और संविधान का जिसमें सारा दर्शन देखने को मिलता है। आगे इसका प्रश्न और भी आएगा, उसको भी देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 से इतने फैक्ट हमको याद रखने हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि, ऑप्शन देखते हैं, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का या रूप में मनाया था। बिल्कुल सही है। क्यों मनाया था 1930 में? तो याद रखेंगे 1929 में लाहौर अधिवेशन, याद रखेंगे लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का चल रहा था, और इसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखेंगे जेएल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। और इसी में पहली बार तिरंगा फहराया गया था। ये प्रश्न आता है कि पहली बार तिरंगा कब फहराया गया था? तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और ये कहां हुआ था? तो रावी नदी के तट पर ये सम्मेलन हुआ था, और पहली बार तिरंगा फहराया गया था। और ये कहा गया था कि वो हर वर्ष 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज के रूप में हम मनाएंगे। तभी पहली बार 1930 में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है और आपको याद रखना है। ऐसा क्यों किया गया था इन्होंने, क्यों झंडा फहराया गया था? क्योंकि 1928 ईस्वी में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा गया था कि 1 साल का समय दिया गया था कि 1 साल के बाद इसमें हम कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था ब्रिटिश सरकार ने, इसलिए ये सब करना पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 5 का। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत है एक, क्या है? हिंदू राष्ट्र, बिल्कुल गलत है। हिंदू मुस्लिम, गलत, इनमें से कोई नहीं, यानी ये वाला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में कोई धर्म नहीं है, सारे धर्म समान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन बौद्ध सब समान है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये कभी कभी ऐसे पूछा जाता है, तो हमको याद रखना है, ठीक है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जिस देश में शासन हो रहा है वो वंशानुगत ना हो, शासन वंशानुगत ना हो, यानी चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना चाहिए। अगर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि वहां गणतंत्र है। तो यही देखते हैं, इसमें लिखा है ऑप्शन नंबर सी कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। बिल्कुल सही है, वंशानुगत कोई नहीं है कि बाप के बाद बेटा ही बनेगा, बेटे के बाद उसका बेटा बनेगा, ऐसा नहीं है। जो चुनाव लड़ेगा, जिसका सीट होगा, वही राजा बनेगा, यानी वही प्रधानमंत्री बनेगा। इसमें कहा गया है कि वंशानुगत होना नहीं चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हुआ है? उद्देशिका का मतलब है वही प्रस्तावना जो जवाहरलाल नेहरू ने कब पेश की गई थी? तो मैंने बताया था 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकारा गया था सर्वसम्मति के द्वारा। सब लोगों ने इसको माना था। और प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि कितनी बार संशोधन हुआ है दोस्तों, तो आज तक केवल 1 बार संशोधन हुआ है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग इसमें पहली बार संशोधन हुआ था, जिसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कितने शब्द? 3 शब्द के नाम आपको याद रखने हैं। एक का नाम है समाजवाद, एक का नाम है अखंडता, और एक का नाम है पंथ निरपेक्ष। ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था, जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था। प्रस्तावना में यही 3 शब्दों को जोड़ा गया था। आज तक केवल एक ही बार संविधान संशोधन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और यही प्रस्तावना, जो उद्देश्य प्रस्ताव था दोस्तों, यही आगे चलकर प्रस्तावना बन गई, प्रेम्बल बनी, ठीक है। प्रस्तावना बनी जिसमें संविधान का दर्शन है, जिसमें क्या है? संविधान का दर्शन है। याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है संविधान का इसमें दर्शन मिलता है। अगर आपको संविधान नहीं पढ़ पाते हो, अगर प्रस्तावना को ही अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि संविधान में क्या क्या उल्लेखित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? अभिभावक, आप कहीं भी जाते हो, किसी भी लेटर पे साइन करते हो, तो वहां अभिभावक के भी होते हैं कि आपकी रक्षा कौन करता है। अगर आपने कुछ गलत ये कर दिया है तो आपकी रक्षा कौन करेगा? तो वही पूछा है, रक्षक कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बिल्कुल गलत।
ये बिल्कुल गलत। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट आपकी रक्षा करता है संविधान से। अगर संविधान का कोई ऐसा मौलिक अधिकार या कोई ऐसा कोई अधिकार आपसे छीना जा रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत और रिट दायर कर सकते हो। भीमराव अंबेडकर ने इसी आर्टिकल को तो संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि इसमें 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार पक्ष। याद रखेंगे। अगर कभी ये पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है, याद रखेंगे। और वर्तमान में एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो कहां पर है, दिल्ली में। और हाँ, मैंने आपको बताया था सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट 1774 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने बनाया था। वारेन हेस्टिंग्स ने बनवाया था। कहां बनवाया था, याद रखेंगे, कलकत्ता में। कहां बनवाया था, कलकत्ता में। और कलकत्ता में बनाया था तो पहला न्यायाधीश कौन था, एलिजा इम्पे। एलिजा, ये होगा यहाँ पर एलिजा इम्पे, ठीक है, एलिजा इम्पे। और तीन अन्य थे, एक का नाम था हाइड, चैम्बर्स और लेमेत्रे। याद रखेंगे। अगर कभी ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा है तो आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का है। प्रधानमंत्री का आर्टिकल कौन सा है, प्रधानमंत्री का आर्टिकल 74 क्लॉज 1। आर्टिकल 74 क्लॉज 1 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रधानमंत्री होगा। ये आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में कहा गया है। अगर कभी पूछा जाए आर्टिकल 75 क्या है तो 75 में यह कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करेगा। ये आर्टिकल 75 कहलाता है। अगर आए कि निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 324 याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है दोस्तों ये हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। तो महाभियोग सबसे पहले प्रश्न आता है किस देश से लिया गया है, तो दोस्तों अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है। महाभियोग है क्या, ये राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रोसेस है। राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रोसेस है, पद से हटाने का या हटाने की प्रक्रिया बोल सकते हैं, प्रक्रिया है। ये कैसे हटेगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति इसका एक ही उद्देश्य है, अगर राष्ट्रपति कभी भी संविधान का उल्लंघन करता है तो इसके तहत हटाया जा सकता है, आर्टिकल 61 के तहत। और याद रखेंगे ये दोनों, यानी बोल सकते हैं कोई से भी सदन में लाया जा सकता है, कोई से भी सदन में लाया जा सकता है, कोई से सदन में, यानी बोल सकते हैं दो ही सदन हमारे दोस्तों, एक हमारा लोकसभा, एक हमारा क्या है लोकसभा और दूसरा क्या हमारा राज्यसभा, यानी दोनों में से किसी भी सदन में ये लाया जा सकता है। लाने से पहले दो शर्तें हैं, 14 दिन पहले नोटिस देना होगा राष्ट्रपति को और दूसरी शर्त यह है 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, 1/4 के हस्ताक्षर होने चाहिए। और जिस भी सदन में ये प्रस्तुत किया जा रहा है उसके 2/3 लोगों का बहुमत पारित होना चाहिए। तो इसके द्वारा अगर ये सब हो जाएगा प्रोसेस तो राष्ट्रपति स्वतः ही हट जाएगा, ठीक है। यानी किसी भी सदन में ला सकते हैं, 14 दिन पहले नोटिस देना होगा और 1/4 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए, 2/3 लोगों का बहुमत होना चाहिए, तो महाभियोग लग के वो हट जाएगा आर्टिकल 61 के द्वारा। याद रखेंगे। आर्टिकल 75 मैंने अभी बताया था, इसमें प्रोसेस है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करेगा। ये आर्टिकल 75 कहलाता है। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी बोल सकते हैं, कानूनी अधिकारी बोल सकते हैं। और यही महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। महान्यायवादी एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी न्यायालय में जा सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है, लोकसभा में बैठ सकता है, राज्यसभा में बैठ सकता है, लेकिन कभी मत नहीं दे सकता। ये चीज आपको याद रखनी है। आर्टिकल 85 क्या कहलाता है, आर्टिकल 85 कहलाता है कि राष्ट्रपति समय समय पर सत्र बुला सकता है, सत्र को समाप्त कर सकता है और लोकसभा को भंग भी कर सकता है। याद रखेंगे, लोकसभा को भंग करने का आर्टिकल कौन सा है, 85 है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। और याद रखेंगे कि राज्यसभा को भंग कोई नहीं कर सकता है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। याद रखेंगे, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी याद रखेंगे। राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अब ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। ये जैसा लिखा हुआ है सेम वैसा ही सब मिलेगा आपको। और बताना कमेंट करके वीडियो कैसा लगा। इसी प्रकार कंटेंट और लाते रहेंगे आपके लिए। और बताइए इससे डेप्थ लेके जाएं या फिर ऐसा ही सही रहेगा नॉर्मली।
और ज्योग्राफी के भी प्रश्न लेके आए, हिस्ट्री के भी लेके आए, आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत शानदार तरीके से आपको बताया जाएगा। तो बताइए कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।